Assalamu alaikum students. I hope everyone will be fine. Today we will discuss Federal Board Physics Class 11 Chapter 9 Physical Optics Conceptual Questions. Now before our discussion there are several special announcements. जो पहली announcement है वो ये है कि जो हमारे ई अकेडमी है वो ला रही है ट्यूटरिंग सेशन फॉर क्लास 1 to 10। इसमें हम क्या करेंगे, जो क्लास 1 से 8 है उसमें हम तमाम सब्जेक्ट को कवर करेंगे इंक्लूडिंग इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इस्लामियात, कंप्यूटर साइंस एंड जो क्लास 9 से 10 तक के सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम साइंस सब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे और जो आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं जैसे इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स वगैरह उसको भी हम कवर करेंगे। तो अगर आपने जो हमारी ऑनलाइन ट्यूटरिंग है उसको अवेल करना है तो आप ये जो गिवन व्हाट्सएप नंबर है इसमें आप अपना जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसकी फीस भी बहुत अफोर्डेबल है हर एक के लिए। नाउ जो नेक्स्ट सर्विसेज दी जा रही हैं बाय द अकेडमी, वर्ड क्राफ्टर्स के नाम से जो हमारी सब ब्रांच है वो कंटेंट राइटर सर्विसेज दे रही है। जो कंटेंट राइटिंग सर्विसेज है उसमें हम क्या करेंगे, जो आपकी क्वेरीज होंगी उसके अकॉर्डिंग जो है आपको एक प्लेजरिज्म फ्री 100% ओरिजिनल कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। इसमें कंटेंट राइटिंग, सीवी राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, असाइनमेंट्स राइटिंग, फीचर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, लेबोरेटरी मैनुअल, इक्विपमेंट्स मैनुअल, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जो है नुमाया सर्विसेज है हमारी। अगर आप कंटेंट राइटर सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं एट ए स्पेशल ऑफर ऑफ अप टू 10% डिस्काउंट तो आप जो है हमारे गिवन व्हाट्सएप नंबर या ईमेल पे जो है अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सोप बबल लुक्स ब्लैक व्हेन इट बर्स्ट, व्हाई? जब सोप बबल बर्स्ट होता है तो वो हमें ब्लैक दिखाई देता है, ऐसा क्यों है? A soap bubble looks black when it bursts because of thin film interference. जब soap bubble burst होते हैं तो हमें black इसलिए दिखाई देता है because of thin film interference. When the bubble's wall become very thin as it bursts, it reflect light from both its inner and outer surface. जब bubble की जो wall है वो इतनी thin हो जाए कि वो फट जाए, उसमें क्या होता है कि वो दोनों साइड से जो है इनर एंड आउटर सरफेस दोनों साइड से वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। These reflected waves interfere resulting in destructive interference for certain colors। और जब ये रिफ्लेक्टेड जो लाइट्स हैं वो आपस में इंटरफेयर करेंगी तो उससे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला फिनोमेना अकर होगा फॉर सर्टेन कलर्स और फिर जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। और जब आपको पता है कि जब कोई भी कलर ना हो तो हमारे पास जो वो बॉडी है वो ब्लैक अपीयर होगी। Now question number 2. Clearly explain the difference between interference and diffraction. हमने diffraction और interference में differentiate करना है। In the case of interference, two waves superpose with one another. At some points they reinforce one another and at other points they cancel the effect of one another. इंटरफेरेंस में क्या होता है कि जो हमारी दो वेव्स होती हैं वो सुपरपोज हो जाती हैं एक दूसरे के साथ और कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां पे वो एक दूसरे को रीइंफोर्स करती हैं और कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां पे वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देती हैं। Where they reinforce one another, the resultant amplitude is larger and we see high intensity of light at that point. ऐसा पॉइंट जहाँ पे वो एक दूसरे को रीइंफोर्स करती हैं तो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है उस पॉइंट के ऊपर वो ज्यादा हो जाता है और हमें जो है हाई इंटेंसिटी वाली लाइट जो है वो दिखाई देती है। और जहां पे वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दें वहां पे हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है और हमारे पास जो है लाइट इंटेंसिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दें इंटेंसिटी लो हो जाती है। नाउ डायफ्रैक्शन। In case of diffraction, light waves spread towards the edge of a narrow opening or an obstacle in its path.
डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो लाइट वेव्स हैं वो किसी ऑब्स्टेकल से वो नैरो डाउन होके ओपन होके वहां से जो है वो हमारे पास लाइट वेव्स पास हो जाती है। Now interference and diffraction. Interference occurs between two coherent waves on the minimum. इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास मिनिमम और मिनिमम जो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेव्स हैं वो हैं टू कोहेरेंट वेव्स। फॉर डायफ्रैक्शन टू टेक प्लेस अ सिंगल ओपनिंग और शार्प एज विल सफिशिएंट। हमारे पास डायफ्रैक्शन के लिए क्या है, सिंगल ओपनिंग भी हमारे पास डायफ्रैक्शन वाले फिनोमेना कर सकती है। ब्राइट बैंड्स हैव यूनिफॉर्म इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस पैटर्न। जो हमारे पास ब्राइट बैंड्स होंगे उसमें इंटेंसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। इन केस ऑफ डायफ्रैक्शन द ब्राइट बैंड ग्रेजुअली डिक्रीजेस। डायफ्रैक्शन में जो ब्राइट बैंड्स हैं उनकी इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाएगी। इन इंटरफेरेंस द फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड। जो इंटरफेरेंस है वहां पे हमारे पास जो फ्रिंजेस आएंगी वो एक दूसरे से इक्वली स्पेस्ड होंगी, जबकि डायफ्रैक्शन में क्या है, द विड्थ ऑफ फ्रिंजेस डिक्रीज इन केस ऑफ डायफ्रैक्शन। जो हमारे पास फ्रिंजेस की विड्थ है वो डिक्रीज होती जाएगी इन केस ऑफ डायफ्रैक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन अ मिकेलसन इंटरफेरोमीटर अ सेकंड ग्लास प्लेट इज आल्सो यूज्ड। व्हाई? जो मिकेलसन इंटरफेरोमीटर है उसमें हम सेकंड ग्लास प्लेट को यूज करते हैं, रीजन क्या है? In a case of Michelson interferometer, a second glass plate is used to introduce a controlled phase difference between two interfering light beams. मिकेलसन इंटरफेरोमीटर में जो सेकंड ग्लास प्लेट है वो इसलिए यूज की जाती है ताकि हम कंट्रोल फेज डिफरेंस, जो दो हमारे पास इंटरफेरिंग लाइट बीम्स हैं उनके दरमियान कंट्रोल फेज डिफरेंस को इंट्रोड्यूस करवा सकें। और कंट्रोल फेज डिफरेंस हमें हेल्प करेगा इन जनरेटिंग इंटरफेरेंस फ्रिंजेस दैट आर यूज्ड फॉर वेरियस एप्लीकेशंस सच एज मेजरिंग द स्पीड ऑफ लाइट और द इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अ मटेरियल। और फिर हम उस फेज डिफरेंस को डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं, जैसा कि अगर हमने स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करना है या जो हमारे पास रिफ्लेक्शन है उसके हमने इंडेक्स को मेजर करने हैं, उसमें जो है हम इन कंट्रोल फेज डिफरेंस को यूज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन यू एक्सप्लेन ब्रूस्टर्स लॉ ऑफ पोलराइजेशन। हमने ब्रूस्टर्स लॉ ऑफ पोलराइजेशन को इंट्रोड्यूस या एक्सप्लेन करना है। Brewster's law of polarization explains that when light is incident at a specific angle known as Brewster's angle on a transparent surface, the reflected light is completely polarized parallel to the surface. Brewster's law क्या कहता है कि जब हमारे पास लाइट एक ऐसे एंगल जिसको हम ब्रूस्टर्स एंगल कहते हैं उसके ऊपर इंसिडेंट हो ऑन अ ट्रांसपेरेंट सरफेस, तो जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाएगी और उसकी डायरेक्शन पैरेलल टू दैट पर्टिकुलर सरफेस हो जाएगी। दिस फिनोमेना अकर्स ड्यू टू द सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाइब्रेशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और जो ब्रूस्टर्स लॉ है उसका जो फिनोमेना है वो इस वजह से अकर होता है ड्यू टू सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाइब्रेशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जो हमारे पास सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होती है या जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही होती है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसकी वजह से हमारे पास ब्रूस्टर्स लॉ जो है वो अकर होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, What is meant by the path difference with reference to the interference of two wave motion। हमने बताना है कि path difference का क्या मतलब है और हमने रेफरेंस लेना है interference of two wave motion। Path difference in the context of wave interference refers to the difference in the distance that two waves must travel from their respective sources to a specific point where interference occurs। जो path difference है अगर हम wave interference की बात करें तो वो ऐसा difference है distances का जो कि दो वेव्स ट्रेवल करेंगी फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव सोर्सेज और स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जाएंगी जहां पे हमारे पास इंटरफेरेंस अकर होगी। मतलब सोर्स जब हमारी वेव निकलेगी और ऐसे पॉइंट के ऊपर जाएगी जहां पे हमारे पास इंटरफेरेंस अकर होगी तो उन दो डिस्टेंसेस के जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या आएगा, पाथ डिफरेंस। इट डिटरमिन्स वेदर द वेव विल रीइंफोर्स और कैंसिल ईच अदर। और हम पाथ डिफरेंस की हेल्प से बता सकते हैं कि ये जो दो वेव्स हैं ये हमारे पास रीइंफोर्स करेंगी या एक दूसरे के पास को कैंसिल कर देंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, why it is not possible to see the interference where the light beams from the headlamps of a car overlap। अब वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल क्यों नहीं है कि हम इंटरफेरेंस को देख सकें जब हमारे पास लाइट बीम जो है वो हेड ऑफ लैम्प्स ऑफ कार
से जो आ रही हैं वो ओवरलैप करती हैं। It is not possible to see interference where light beams from the car headlamps overlap because the interference pattern occurs due to the superposition of waves. हम इंटरफेरेंस वाले फिनोमेना को तब ऑब्जर्व नहीं कर सकते अगर हमारे पास लाइट बीम्स जो हमारे पास हेडलैम्प्स ऑफ कार से आ रही हैं वो ओवरलैप कर दें। रीजन उसकी ये है क्योंकि जो इंटरफेरेंस है वो अकर होगी ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, और सुपरपोजिशन के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास जो है वो स्मॉलर स्केल होता है सुपरपोजिशन को ऑब्जर्व करने के लिए, जो कि हमारी जो नेकेड आई है उससे जो है वो डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जाता। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, a telephone pole casts a clear shadow in the light from a distant headlamp of a car, but no such effect is noticed for the sound from the car horn. Why? अब जो टेलीफोन पोल है वो कास्ट करता है क्लियर शेडो इन द लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट हेडलैम्प ऑफ अ कार, बट नो सच इफेक्ट इज नोटिस्ड फॉर द साउंड फ्रॉम द कार हॉर्न. व्हाई? जो हमारे पास टेलीफोन पोल होता है वो हमारे पास क्लियर शेडो देता है इन अ लाइट जब हमारी जो हेडलैम्प ऑफ अ कार है एट सम डिस्टेंस हो। अब वो कह रहे हैं कि वैसा इफेक्ट साउंड के केस में नहीं आता कि जब हमारा कार हॉर्न जो है वो बजाया जाए और हमें जो है वो साउंड में जो है वो इफेक्ट क्रिएट होता नजर आए, ऐसा क्यों है? A telephone pole casts a shadow for the light from a car headlamp but not for the sound from the car horn because light waves travel in a straight line and can be blocked by the pole creating a shadow. अब कहने जो टेलीफोन पोल है वो कास्ट करते हैं शेडो फॉर लाइट जो कि हमारे पास कार हेडलैम्प से आ रही है, लेकिन जो साउंड है वो जो कि कार हॉर्न से आ रही है वो हमारे पास जो है वो ऐसा कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं करती। उसकी रीज़न है कि जो हमारे पास लाइट वेव्स है वो ट्रेवल करेंगी स्ट्रेट लाइन में, और वो जब उसके सामने कोई रुकावट आएगी तो उस वहाँ जाके जो वो उनकी जो पैसेज है वो ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो है उस पोल का शेडो क्रिएट हो जाएगा। In contrast, sound wave can diffract and bend around obstacles, allowing them to reach the other side of the pole and not create a shadow. और जबकि जो साउंड वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं, डिफ्रैक्ट कर जाती हैं, बेंड हो जाती हैं अराउंड द ऑब्स्टिकल, और वो जिसकी वजह से वो अलाउइंग करते हैं कि जो हमारे पास अदर साइड ऑफ पोल है वहां पे जाके जो है वो टकरा जाए और हमारे पास शेडो क्रिएट ना हो। Now question number 8. Why it is not possible to obtain the diffraction of X-rays by young Dirichlet's experiment? हमारे पास वो पूछ रहे हैं कि ये पॉसिबल क्यों नहीं है कि हम diffraction of X-rays को obtain कर सकें by the experiment जो कि है Young's Dirichlet experiment. It is not possible to obtain X-ray diffraction using the Young Dirichlet's experiment because X-rays have extremely short wavelengths and high energy. वो कह रहे हैं Young Dirichlet's experiment में हमारे पास X-ray diffraction को ऑब्जर्व करना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो एक्स-रे हैं उनकी जो है वो वेवलेंथ बहुत ही स्मॉल होती है और एनर्जी जो होती है उनकी ज़्यादा होती है। जबकि अगर हमने डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करना है, टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन अ मटेरियल विद स्पेसिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ एक्स-रे वेवलेंथ इज नीडेड। जब हमने डिफ्रैक्शन को ऑब्टेन करना है तो हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जिसमें हमारे पास स्पेसिंग एक्स-रे के वेवलेंथ के इक्वल हो। और अब आपको पता है जो ऊपर वाले सेंटेंस में बात डिस्कस हुई है कि जो एक्स-रे की वेवलेंथ है वो बहुत छोटी होती है और उनके जो वेवलेंथ के इक्वल जो है वो स्पेसिंग क्रिएट करना अचीवेबल नहीं है इन द डबल स्लिट सेटअप। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, कैन वी अप्लाई हाइजेन प्रिंसिपल टू रडार वेव्स? अब वो कह रहे हैं जो हाइजेन प्रिंसिपल है क्या वो रडार वेव्स में अप्लाई हो सकता है या नहीं? Huygens principle can be applied to radar waves as it describes the wavefront propagation of any type of wave including electromagnetic waves like radar. This principle helps in understanding how radar waves reflect and refract when interacting with different objects. Huygens principle जो है वो radar waves के ऊपर easily apply हो सकता है। जो हाइजेन प्रिंसिपल है वो हमें डिस्क्राइब करता है वेव फ्रंट प्रोपगेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ वेव इंक्लूडिंग ईएम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक रडार। हाइजेन प्रिंसिपल से हम किसी भी वेव का जो है वो वेव
फ्रंट प्रोपगेशन निकाल सकते हैं। अगर हम रडार का केस लेंगे तो उसमें हमारे पास जो वेव्स होंगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी। तो बाय यूजिंग द हाइजन प्रिंसिपल्स हम उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेव फ्रंट प्रोपगेशन निकाल सकते हैं। और जो हाइजन प्रिंसिपल है वो हमें हेल्प करता है कि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि कैसे जो है वो रडार वेव्स रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट हो रही हैं जब वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट से इंटरेक्शन क्रिएट करती हैं। अब रडार की जो एब्रिविएशन है वो डिस्क्राइब की गई है कि रडार इज एन एब्रिविएशन ऑफ रेडियो ऑडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो ऑडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग की शॉर्ट फॉर्म को हम कहते हैं रडार। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हाउ वुड यू जस्टिफाई दैट लाइट वेव्स आर ट्रांसफर्ड। अब वो कह रहे हैं कि आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि जो लाइट वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स वेव हैं। Light waves are transverse because they oscillate perpendicular to the direction of propagation. ऐसी waves जो अपनी direction of propagation के perpendicular vibrate या oscillate करें तो वो होंगी transverse waves। अब light waves क्या हैं, जो उनकी vibration है या oscillation है वो perpendicular होती है to the direction of their propagation, जिसकी वजह से हम light waves को transverse wave consider करते हैं। Now that's all about the conceptual questions of chapter number 9. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. Till next video, take care. Allah Hafiz.